हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आपका अपना चैनल है, YouTube चैनल है आपका UPSC 11। आप सभी इस पे जुड़े हैं और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं MCQ के फॉर्मेट में। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, आप सभी का प्यार इसमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो आप सभी इसको और ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा नाम प्रशांत तिवारी दोस्तों। मैंने बीटेक किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, थाउजेंड स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये कुछ चीज़ें हैं आप सभी के सामने जो हैं। आप सभी क्या करिए, ये 4 चैनल अपने अपने आपके परिवार के हैं, जियोग्राफी 11, UPSC 11, करंट अफेयर्स 11 और NCERT 11। इन चारों चैनल को आज अभी जाके इन्हें क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारे के सारे सेशंस आपको वहाँ पर भी जो हो रहे हैं उनका भी अपडेट मिलता रहे दोस्तों। तो आप आइए, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्विज़ होता है, सारी चीज़ होती हैं, स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, प्लस का कोर्स भी चल रहा है। आप कोड अप्लाई कर सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है, PRASH दोस्तों, ये कोड अप्लाई करना है और इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, UPSC से CSC का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर ये एक चल रहा है। यहाँ पर क्या करना, 1 ईयर का अगर आप कोर्स लेते हैं तो प्रीलिम्स, क्या प्रीलिम्स 2021 तक, प्रीलिम्स 2021 तक का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स 2021 कह दिया मैंने, 2022 तक का एक्सेस मिल जाएगा। 2 ईयर का अगर आप प्लान लेते हैं तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स 2023 तक का, 2023 तक का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप सभी दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सिर्फ 28 अप्रैल तक का ऑफर है, तो आज ही आप इसको ज्वाइन करिए। कोड क्या अप्लाई करना है, PRASH कोड अप्लाई करना है और आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स पे। स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, हर संडे को होता है स्कॉलरशिप टेस्ट, और स्कॉलरशिप टेस्ट में हर संडे को होने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टॉप 500 रैंकर को स्कॉलरशिप मिलती है। जो टॉप 3 रैंकर हैं उनको क्या है मिलता है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक कोड चाहिए होगा। वो कोड क्या है, PRASH ये कोड है, और इस पर भी आपको क्या होगा, ये अप्लाई करोगे तो आप फ्री में इसमें एनरोल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा और अच्छा क्वेश्चन है। विद रिगार्ड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स बतानी है। ऑल जो भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपका किस में है, शेड्यूल 8 के अंदर में है, याद है आपको, उसके अंदर कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है। बताइए इसके बारे में। आपका विद रिगार्ड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट आर टू बी इन हिंदी। यानी कि जो भी काम होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और हाई कोर्ट के अंदर, सब कुछ क्या होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, नेपाली एंड मैथिली आर इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल। यानी कि नेपाली और मैथिली जो है, जो भाषा है, वो हमारे 8 शेड्यूल के अंदर में ऐड है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके इंक्लूडेड नहीं है 8 शेड्यूल के अंदर में। ऑप्शंस आपको बता दूं, A 1 ओनली, बी क्या नाम है आपका 2 एंड 3, सी क्या है आपका 1 एंड 2, और डी क्या है आपका 1 एंड 3। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। और पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, नॉट करेक्ट पूछा है। आप सभी के सभी करेक्ट वाला, मुझे पता है आप सभी के सभी करेक्ट वाले पे जा रहे होंगे, तो इसका आपको सही आंसर ये लगाना है। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर होता है कि आप पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, नॉट करेक्ट पूछा। आप सभी को पता है हमारा 8 शेड्यूल जो है उसके अंदर 22 लैंग्वेज है, कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं। तो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट और एंड इन एवरी हाई कोर्ट आर टू बी इन हिंदी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लिखा था उस समय जब हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, क्या लिखा था कि जब तक पार्लियामेंट कोई और स्पेसिफाई ना करे भाषा, तब तक कौन सी, इंग्लिश क्या रहनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज रहनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूज होगी। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, हिंदी नहीं इंग्लिश। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नेपाली और मैथिली जो है आपके 8 शेड्यूल के अंदर में, जो 22 लैंग्वेजेस हैं, जो 22 लैंग्वेजेस उनके अंदर में इंक्लूडेड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल। ये बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है कई लोगों के लिए, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंग्लिश आपके 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 ओनली, यानी कि ए इसका इनकरेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये देखिए आप सभी इसके बारे में देखिए, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा रहेगी, इंग्लिश रहेगी। कौन सी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, पहली बात होगी।
दूसरा क्या है दोस्तों, आपके 22 लैंग्वेजेस हैं, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है, होमवर्क क्या है कि इस 22 लैंग्वेजेस जो हैं आपका 8 शेड्यूल है, उसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए अभी तक, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये आपको कमेंट करके अभी बताना है। कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। तो देख सकते हैं आप, असमी है और लेटेस्ट, और ये भी बताना है कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, प्लस में आपको ये भी एडिशन करके बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट, कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है। क्योंकि दोस्तों एक चीज बताऊं, यूपीएससी में 2 बार लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है। ठीक है, तो ये भाषाएं देख सकते हैं, इसमें कहीं पर भी इंग्लिश का जिक्र नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं हिंदी में भी इसका है, असमिया, असमी जो है आपकी आपकी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, सारी भाषाएं हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कई बार क्या होता था, कई बार क्या होता था, लोग क्या करते थे, आपको समझिए इस चीज को, लोग क्या करते थे, कैश में क्या करते थे, डोनेशन देते थे पॉलिटिकल पार्टीज को। क्या करते थे, डोनेशन देते थे पॉलिटिकल पार्टी। अब जब कैश में डोनेशन करी है तो दोस्तों क्या होता था, ज्यादातर वो क्या होता था, ब्लैक मनी होता था। पहला पॉइंट तो ये याद रखिए, ब्लैक मनी होता था, अनअकाउंटेड मनी होता था, उसको क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को दे देते थे। दूसरा क्या करते थे, और ये ब्लैक मनी किसका होता था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का होता था, कॉर्पोरेट हाउस का होता था। और वो क्या करते थे, अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए यहां पर दे देते थे, और पॉलिटिकल पार्टी उसको कर लेती थी, यूज कर लेती थी, और प्लस में क्या करती थी, उनको बेनिफिट पहुंचाती थी, कॉर्पोरेट हाउसेस को क्या करते थे, बेनिफिट पहुंचाती थी। इन सब चीजों को रोकने के लिए 2017 में एक चीज आई, क्या आई, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है समझिए। एसबीआई नाम का एक बैंक है, वो ऑथोराइज किया गया है, याद रखिएगा एसबीआई को ऑथोराइज किया गया है। मान के चलिए आपको या मुझे, यानी कि प्रशांत तिवारी को, किसी पार्टी को, एक्स पार्टी को क्या करना है, डोनेशन देना है। तो मैं कैश में डोनेशन नहीं करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा, एसबीआई के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा ये लीजिए 1000 रुपए, और मुझे डोनेट करने हैं इस एक्स पार्टी को। तो ये एसबीआई बैंक क्या करेगा, इस 1000 रुपए की जगह मेरे को क्या दे देगा, एक कूपन दे देगा। क्या दे देगा, कूपन दे देगा। फिर मैं एक कूपन लेके जाऊंगा, इस एक्स पार्टी को क्या करूंगा, डोनेट कर दूंगा। यहां पर अभी देखिए कहीं पर भी कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी के पास में कहीं पर भी कैश नहीं गया। मैंने देखिए बैंक में पैसा जाके जमा किया है, तो यानी कि मेरा मनी जो होगा वो व्हाइट मनी होगा, अकाउंटेड मनी होगा, क्योंकि इनकम टैक्स को पता है कि इतना पैसा इन्होंने किया है। फिर ये एक्स पार्टी के पास से जो कूपन आ गया वो भी लेकर जाएंगे, कहां, एसबीआई के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमारे पास 1000 रुपए का कूपन है, इसको क्या करिए, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। यानी कि एक्स की पार्टी के अकाउंट में जो एसबीआई के साथ में खाता खुला हुआ है, वहां पर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन के बीच में कहीं पे भी कैश टू कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा क्रक्स था दोस्तों। तो ये अब चीज समझते हैं पूरी की पूरी। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, अब ये कूपन जो है एनोनिमस रहता है, नाम किसी को पता नहीं चलता, सारी चीजें हैं, आप ख्याल में किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते। क्या होगा इससे, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ब्लैक मनी का जो पूरा माया जाल चल रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते, सारी चीजें हैं। तो अब इससे प्रश्न रिलेटेड डालते हैं। इट इज मैंडेटरी टू फुलफिल नो योर कस्टमर, यानी कि KYC नॉर्म्स इन ऑर्डर टू परचेज द बॉन्ड एंड दस ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। यानी कि मैं गया कहां पर, बैंक में गया, एसबीआई में, और मैं क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, बॉन्ड परचेस कर रहा हूं। तो मुझे यहां पर KYC फिल करना पड़ेगा, नो योर कस्टमर, बैंक के साथ में। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, अभी बताया ना। दूसरा क्या, द बॉन्ड स्पेसिफाइज नेम ऑफ पेई टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो बॉन्ड के ऊपर में दोस्तों नेम कहीं पर भी नहीं होता है, नेम कहीं पर भी नहीं होता, उसमें सिर्फ अमाउंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है। इससे एक और चीज कि आप उस इंसान को कोई बाद में बेनिफिट ना पहुंचा सकें, इस चीज के लिए होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां से डोनेशन मिला है। तो ये नाम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि क्या लिखा है इसमें, द बॉन्ड स्पेसिफाइज नेम ऑफ द पेई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन एक्सेस इलेक्टोरल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। इसको लॉजिकली सोचो, अगर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, दो तरीके की पार्टी होती है दोस्तों, एक होती है जो आपके इलेक्शन कमीशन के पास में क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। उन्हीं को ही क्या मिल सकता है, डोनेशन मिल सकता है। वरना सोचिए कोई भी कल पॉलिटिकल पार्टी बना ले, ऑर्गेनाइजेशन बना ले, कहते हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, और डोनेशन ले ले, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी तो चली जाएगी ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि इलेक्शन कमीशन उस अकाउंट को चेक कर सके जहां पर पैसा आ रहा है,
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर परमिटेड एंड कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैसिलिटी, बिल्कुल गलत है। ओनली सिटीजन बिल्कुल सही बात है। साथ में जो इंडिया में कंपनी बनी है, इंडिया में जो कंपनीज हैं, इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो क्या कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये वो भी क्या कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस क्या है, 1 एंड 4, बी क्या है 2, और क्या नाम, बी क्या है 3 एंड 4, सी क्या है आपका 2 एंड 4, और डी क्या है आपका 1 2 3। पूछा क्या आपसे, नॉट करेक्ट पूछा है दोस्तों, नॉट करेक्ट। पहले स्टेटमेंट क्या है, सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट सही है, चौथी स्टेटमेंट गलत है। 2 एंड 4 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा, तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने आपको बताया 2017 में लेकर आए थे। इसमें सारे के सारे डोनेशन, कैश डोनेशन को खत्म करने के लिए था, और क्योंकि क्या होता है वो ब्लैक मनी होता है, सबसे मेन याद रखिए चीज़ें, ब्लैक मनी होता है, उस चीज़ को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, और ये जो है आपका आ सिटीजन ऑफ इंडिया और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वो क्या है, एलिजिबल है परचेस करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड जो है आपका 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के उसमें, यानी कि 1000 के मल्टीपल्स में चलता है, 1000 के मल्टीपल्स में चलता है। ठीक है, और कैरी आपका पेई जो डोनेशन दे रहा है उसका नाम इसका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे सारी की सारी चीज आपके साथ अपडेटेड है। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही ले सकती है बस खाली, और कोई नहीं ले सकता इसके अंदर में। ठीक है, ये सारी चीजें, और एसबीआई को एम्पावर किया गया कि वो इसको कर सके। ठीक है, और ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कर सके, उसमें भी कंडीशन क्या है कि वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिनको 1% क्या मिला, वोट मिला हो, वोट मिला हो 1% क्या हो, वोट मिला हो पिछले लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्हीं को ही डोनेशन किया जा सकता है। वरना क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करना बहुत आसान है। कल इलेक्शन है, आज क्या हो जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्टर कर ले और डोनेशन ले ले, फिर बाद में पैसा कहां चला जाए, दूसरे किसी के पास में चला जाए, ऐसे क्या होगा, ब्लैक मनी और बढ़ जाएगा। इसलिए क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए यह कंडीशन लगाई गई कि 1% जिनको वोट मिला हुआ है, जिनको 1% वोट मिला हो, उन्हीं को ही क्या होगा, वो ये आप इशू कर सकते हैं, बॉन्ड दे सकते हैं और वही इसको रिसीव कर सकते हैं। आई होप आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ सर्शरी रिट। रिट से रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग में एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए, रिट क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग बनाऊंगा, आधे घंटे की वीडियो होगी, 30 मिनट्स की वीडियो होगी, आप सभी देखिएगा। लेकिन अभी इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सर्शरी रिट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। कई प्रकार के रेट होते हैं, वो वारंटो हो गया, सर्शरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, आपका आपका क्या नाम है, हेबस कॉर्पस हो गया, ये सारे प्रकार के रेट्स हैं। तो इस रेट, हर रेट का मतलब है। तो सर्शरी रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो तरीके के ये कंफ्यूज आते हैं, एक सर्शरी होता है और एक प्रोहिबिशन होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में जारी होते हैं, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में जारी होते हैं। तो इसके अंदर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया, फॉरबिड। इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या इसका आंसर है, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर। यानी कि जो लोअर कोर्ट है उसके पास में कोई केस जो है वो पेंडिंग है, उसको ट्रांसफर कर दो किसको, हायर कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, वहां पर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हर एक के बारे में बता देता हूं। हैबस कॉर्पस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव बॉडी, टू हैव बॉडी। मान के चलिए किसी को पुलिस ने डिटेन कर लिया या कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, तो आप ये करते हैं, वहां पर केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, हैबस कॉर्पस, यानी कि जो बॉडी है जिसको आपने अरेस्ट कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, उसको कहां लाओ, सामने लेकर आओ, यानी कि मेरे पास लेकर आओ। कोर्ट क्या कहता है, मेरे पास लेकर आओ, हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी टू द लेटर बिफोर, यानी कि बॉडी को प्रोड्यूस करना मेरे सामने। दूसरा क्या होता है, मैंडमस, इसका मतलब क्या होता है, वी कमांड, हम कमांड करते हैं आपको, यानी कि पब्लिक ऑफिशियल को हम ऑर्डर जारी करते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दो चीजें होगी। तीसरा क्या है, प्रोहिबिशन, और चौथा क्या है, सर्जरी। इन दोनों के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, और इसका क्या मतलब होता है, टू बी सर्टिफाइड। सर्जरी का मतलब क्या होता है कि
दोनों का मतलब यही है, हाई कोर्ट से मतलब हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में क्या को ऑर्डर जारी होता है कि आपके पास जो भी केस चल रहा है वो क्या करो, मुझे ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। क्या होता है? आपकी या ये ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके बारे में मैंने आपको बोला रेट इतने आसानी से इतने इजीली नहीं समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपके लिए साथ में चीज हम डिस्कस करेंगे। को वारंटो क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि अगर मान के चलिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस पर कोई क्लेम कर रहा है कि ये जगह पर, यहाँ पर मैं ऑफिस हूँ, यहाँ पर चेयरमैन हूँ, यहाँ पर ये हूँ, तो आपकी लीगैलिटी क्या है, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, आप यहाँ के चेयरमैन है, ये सारी चीजें कौन करता है? को वारंटो करता है, यानी कि वैधता को चेक करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कंसिस्ट ऑफ। ये प्रश्न कल मैंने आपको करा चुका हूँ कि जब मैंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था उसमें कौन कौन होते हैं। आपके सीएम साहब होते हैं उस कमेटी को, सीएम जो कमिश्नर को चुनते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को चुनते हैं, तब मैंने आपको बताया सीएम साहब होते हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको सीएम साहब नॉमिनेट करते हैं, और एक कौन होते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बताया था। अब अगर सेंट्रल लेवल पे आएंगे तो सेम चीज चलेगी, यहाँ पर कौन हो जाएंगे? पीएम साहब हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाएंगे। तो देखिए, पीएम साहब हो गए, कैबिनेट ये हो गए, और आपके क्या हो गए ये। अब ये समझिए, हाँ यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी गेम है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है नॉमिनेटेड बाय सीएम, तो ऐसी कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, प्रेसिडेंट साहब नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहले स्टेटमेंट सही है। कई लोग कंफ्यूज जाएंगे, कई लोग आंसर ये दे देंगे बस खाली। और चलिए आपको ऑप्शंस भी बता देता हूँ, कई लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। तो वन, ए क्या है? 1 2 5, बी क्या है? 1 2 4, सी क्या है? 1 4 5, और डी क्या है? 1 2 4 5। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 4 एंड 5, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टेट के रेस्पेक्ट में भी आपको करा दिया है, सेंटर के रेस्पेक्ट में भी आपको करा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में भी करा दिया। ठीक है, यूनियन के रेस्पेक्ट बोल लो, इसे जो भी मर्जी बोल रहा है वो बोल लो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनको क्या है, आपके प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट नहीं करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, कौन करते हैं? पीएम साहब करते हैं सेंटर पे, स्टेट पे कौन करते हैं? सीएम साहब करते हैं। कौन करते हैं? सीएम साहब करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूँ, 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। म्यूनिसिपालिटी इज 3-tier सिस्टम established in similar lines as पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पहले स्टेटमेंट। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर मेजोरली विलेज एल्डर्स, यानी कि विलेज के जो बड़े लोग हैं उम्र दराज, उनके रिगार्डिंग है। द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल एरिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है दोस्तों, नॉट करेक्ट पूछा है दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो पहले स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? गलत, गलत। 3-tier सिस्टम की बात नहीं है, 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटी की बात है, 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटी की बात हुई है। 3-tier सिस्टम का मतलब क्या होगा? एक ऊपर, फिर बीच में, फिर ये 3 ऐसे। लेकिन यहां पर ऊपर नीचे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटी की बात करेंगे, याद रखिएगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बात करता है अर्बन लोकल बॉडी इन अर्बन एरिया, जिसमें म्यूनिसिपालिटी की बात होती है। 73rd आपका बात करता है किससे? आपका पंचायत से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड। तो पहले स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट गलत, क्या कह रहा है? ग्राम सभा में वो ही इलेक्टेड लोग होते हैं, और जो कौन होते हैं? इलेक्टेड लोग होते हैं, और जो क्या है, उम्र में बड़े होते हैं। नहीं, ग्राम सभा क्या है?
पूरे उस एरिया में, उस रीजन के अंदर में जितने भी लोग रजिस्टर्ड वोटर हैं, कौन है दोस्तों, रजिस्टर्ड वोटर हैं, यानी कि वोटर 18 साल से ऊपर जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, ग्राम सभा बोला जाता है। यानी कि उस गांव की एक क्या है, वो असेंबली है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। और आपको एक चीज बता चुका हूं दोस्तों कि पंचायती राज जो सिस्टम है, यानी कि पार्ट 9 किससे रिलेटेड है दोस्तों, पंचायती राज से रिलेटेड है। ये आपका शेड्यूल 5 शेड्यूल वाले एरिया में लागू नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 और 3 क्या है, 1 और 2 क्या है, गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो ए इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ग्राम सभा क्या है, इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ विलेज। ठीक है दोस्तों, असेंबली होती, इलेक्टेड नहीं होते, रजिस्टर्ड वोटर, रजिस्टर्ड वोटर दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद कर लेना, रट लो, जो करना है कर लो, एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। इसमें क्या होता, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात हुई थी, और ये आपका लागू नहीं होता किस पे, आपके जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सर्टेन अदर एरियाज में ये चीज लागू नहीं होती, यानी कि आपके 5th शेड्यूल में भी ये चीज लागू नहीं होती। ठीक है दोस्तों, 5th शेड्यूल में भी लागू नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपके साथ में इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड, और ये क्या कहता है, 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटीज कहता है, 3 टियर नहीं, 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपालिटी, एक नगर पंचायत, एक म्यूनिसिपल काउंसिल और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आप सभी को पता है ये चारों के चारों चैनल अपने हैं, आपके अपने चैनल है, आप इनको सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे ही फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर में क्या मिलता है दोस्तों, आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या मिलती है, 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वहां तक का एक्सेस मिल जाता है। 2 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2023 का आपको तब का प्रीलिम्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। कोड याद रखिए, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आपको हर संडे सुबह 11 बजे क्या होता है, सेशन होता है। आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे कोड अप्लाई क्या करना है, PRASH। और जो इसमें टॉप 500 रैंकर होते हैं उनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। टॉप 3 रैंकर को क्या मिलती है दोस्तों, टॉप 3 रैंकर को 1 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है। सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस का भी कोर्स चलता है, आइकॉनिक प्लान चलता है। आइकॉनिक प्लान में क्या होता है दोस्तों, आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, मेंटोर मिलते हैं, जो आपको प्लस के कोर्स में नहीं मिलते हैं। प्लस और आइकॉनिक में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्लस में क्या होता है, आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराते हैं, आपका सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ आपको मतलब एक तरह से क्या होता है, पर्सनली गाइड करते हैं। जैसे घर में होम ट्यूशन लेते हो ना, वैसे आपको यहाँ पर क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको गाइड करते हैं। ऑप्शनल की अगर क्लास आप लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी देखिए मेरा कोड वहाँ पर भी लगेगा। आप अगर चाहते हैं ऑप्शनल प्लस में जीएस दोनों का कॉम्बो प्लान लेना चाहते हैं तो भी है। ये रहा इसका, ये देखिए यहाँ पर इतनी फीस है इसकी, अगर कोड लगा देंगे। वैसे फीस कितनी है, 1,31,000। अगर आप कोड अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बैचेस चल रहे हैं। 2022 के लिए बैच चल रहा है, 2023 के लिए बैच चल रहा है, सारे बैचेस चल रहे हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनअकैडमी प्रशांत तिवारी ये है, इस पर आपको PDF मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी, इसलिए ज्वाइन कर लेना। ये कोड है, इसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।